हाँ, प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस कोविड-19 के कारण पूरी दिनचर्या सबकी ठहर सी गई है, पूरा विश्व ठहर गया है, बड़ी दिक्कत हो रही है। और इसमें सबसे अधिक समस्या आप लोगों के लिए हुई है, बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए हुई है। और केवल आपकी ही समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। और मैं समझता हूँ कि जनवरी के बाद ही जब बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हुआ और आप लोगों की वार्षिक परीक्षाएं जनवरी में ही समाप्त हो गई थीं, तभी से आप लोगों की पढ़ाई बंद है और नए सत्र का प्रारंभ भी हो चुका है। कई लोग प्रवेश ले चुके हैं, कुछ लोगों का प्रवेश बाकी है। जिनका प्रवेश बाकी है उनसे आग्रह है कि अतिशीघ्र वे अपना प्रवेश ले लें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की फीस भी इस प्रवेश शुल्क के साथ जमा हो रही है। और 2021 में जो बोर्ड परीक्षा होगी जिसमें आप लोग सहभागी बनेंगे, उसमें यह आवश्यक है कि आप उस शुल्क को समय से जमा कर दें। आप लोग जानते ही हैं कि नागरिक शास्त्र मैं पढ़ाता हूँ। सरकार ने कोविड-19 के कारण आपके पाठ्यक्रम में 30% की कटौती कर दी है, तो कुछ पाठ कम कर दिए गए हैं। मैं चाहता हूं आप लोग उसको नोट कर लें। प्रथम पेपर में, फर्स्ट पेपर में जो कटौती हुई है, 3 अध्याय की कटौती हुई है। पहले अध्याय का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। जो पहला अध्याय है उसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। दूसरा पाठ समकालीन विश्व में सुरक्षा और तीसरा है वैश्वीकरण। ये तीनों अध्याय आपके पाठ्यक्रम से इस साल निकाल दिए गए हैं, उसकी पढ़ाई नहीं होगी। सेकेंड पेपर में एक दल के प्रभुत्व का दौर। सेकेंड पेपर में आपके कोर्स से, पाठ्यक्रम से जो सिलेबस निकाला गया है, इस साल के लिए स्थगित किया गया है, वह है एक दल के प्रभुत्व का दौर। और दूसरा चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, ये दोनों पाठ आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के पाँच चैप्टर हुए। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस अध्याय को, इस चैप्टर को इस साल आपके कोर्स से निकाल दिया गया है, इसका अध्ययन आपको नहीं करना है। और आज बृहस्पतिवार है, मैं सोचता हूं कि आज आप लोगों की कुछ पढ़ाई शुरू कर दी जाए। उसी क्रम में आज सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, उसका नाम है भारत के विदेश संबंध। भारत के विदेश संबंध यानी भारत के विदेशी देशों के साथ कैसा संबंध है, क्या उसकी नीतियां हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। प्रश्न लिख लीजिए, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। इस अध्याय का प्रश्न रहेगा, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। उसके आगे उत्तर में लिखिए, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसके समाधान के लिए हमारे राजनेताओं ने समय समय पर अपनी नीतियों का निर्धारण किया, जिसमें सबसे प्रमुख था गुट निरपेक्षता की नीति। इस अवधि में देश को युद्धों का भी सामना करना पड़ा, यानी स्वतंत्रता के बाद से लेकर के आज तक भारत को कई युद्धों का भी सामना करना पड़ा है, जिसमें मुख्य रूप से 1962 में चीन के साथ हुआ युद्ध, 1965 और 1971 में पाकिस्तान से हुआ युद्ध तथा 1999 में कारगिल युद्ध महत्वपूर्ण है। इन युद्धों ने तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बदलते हुए वातावरण ने देश की राजनीति को भी नवीन स्वरूप प्रदान किया है तथा देश की राजनीति भी काफ़ी गहराई तक प्रभावित हुई है। इस कारण समय समय पर भारत के विदेश नीति में भी यथोचित परिवर्तन हमारे नीति नियंताओं द्वारा किया गया है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व इस प्रकार हैं। भारत के विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1 रहेगा संवैधानिक आधार।
नंबर एक है संवैधानिक आधार। हमारे संविधान निर्माता जो लोग थे, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, वे काफ़ी दूरदर्शी लोग थे। वे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में अपनाई जाने वाली नीतियों का उन्होंने उल्लेख कर दिया है। उन्होंने उसमें यह बताया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा तथा अन्य राज्यों के साथ न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों तथा कानूनों के लिए सम्मान उत्पन्न करेगा। यानी भारत एक ऐसी नीतियों का अनुबंध करेगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, समझौते तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान बढ़ाए जाने की परिस्थिति उत्पन्न होगी। अगली हेडिंग है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरी हेडिंग है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आप जानते ही हैं कि भारत पर करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत अन्य राज्यों की तुलना में इंग्लैंड से संपर्क में बहुत अधिक रहा है तथा एक यह भी उल्लेखनीय बात है कि हमारे जो भी राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता थे, उसमें से अधिकांश लोग ब्रिटेन में ही, इंग्लैंड में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि उसका प्रभाव हमारे राजनेताओं पर, उनके दर्शन पर, उनके सोच पर, उनके चिंतन पर बहुत अधिक गहराई तक पड़ा है। तो भारत चूँकि लंबे समय तक, एक बहुत लंबी अवधि तक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का शिकार रहा है और उसका विरोध करता रहा है। इस कारण स्वतंत्र भारत के बाद भारत ने जिस विदेश नीति का अनुगमन किया, उसमें भी उसने मुख्य आधार साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना ही था। अतः भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना था और यही कारण था कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों में जो स्वतंत्रता आंदोलन संचालित हो रहा था, उसका उसने समर्थन किया। तो बच्चों, आज हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, आज इतना ही रहेगा। और आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि मैंने एक आपको पढ़ाने के लिए एक चैनल अपना बनाया है, आदर्श स्टडी पॉइंट करके है। यह जब आपके YouTube पर जाएगा तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक आइकन एक बटन होती है बगल में, उसको दबा दीजिएगा। जिसका लाभ यह होगा कि जो भी मैं वीडियो आपके पास भेजूंगा वह आपके पास पहुंच जाएगा। थोड़ी दिक्कत आपको होगी, व्यवहारिक दिक्कत होगी, नेटवर्क की समस्या है, लेकिन अब पढ़ाई ऐसे ही होगी। व्हाट्सएप पर वॉइस क्लिप डालने की अपेक्षा मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर हम YouTube वीडियो आपके पास भेजते हैं तो हमें लगता है कि यह ज़्यादा लाभदायक होगा, लाभकारी होगा आपके लिए, वह उत्साहजनक भी रहेगा, आपकी रुचि भी पढ़ने में उत्पन्न होगी। तो आज इतना ही रहने दीजिए, आप इसका अध्ययन करिए। जैसी प्रतिक्रिया होगी, जैसा आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, जिससे हम उसमें आगे सुधार कर सकें। धन्यवाद आप लोगों का।